Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is stomach cancer. टॉपिक को शुरू करने से पहले प्रीवियस लेक्चर का एक फास्ट रिव्यू कि ये कैंसर क्या होता है, एंड देन वी विल कंटिन्यू our today lecture of gastric carcinoma. हमने गैस्ट्रिक कैंसर, स्टमक कैंसर में गैस्ट्रिक कार्सिनोमा भी पढ़ना है, गैस्ट्रिक लिम्फोमा भी पढ़ना है, एडिनोमा कार्सिनोमा भी पढ़ना है और गिस्ट भी पढ़ना है. क्लियर? सो व्हाट इज CA? A disease caused by uncontrolled division of cells. A disease caused by uncontrolled division of cell in a part of body. In other words, rapid growth of, proliferation of, division of इमैच्योर सेल्स. राइट? होता क्या है, मैकेनिज्म हमने पढ़ा कि सेल डिवाइड होता है. अब ये डिवीजन स्टार्ट कहां से लेता है? ठीक, दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड. अब ये डिवीजन शुरू होता है जो डीएनए के ऊपर, डीएनए डबल स्ट्रैंड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. डीएनए के ऊपर जीन्स होते हैं, ठीक, जीन्स एक्टिवेट होते हैं, एंजाइम बनाते हैं और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है उनके दरमियान, उसको तोड़ देता है. और सबसे पहले क्या होता है, जो ये डबल स्ट्रैंड्स होते हैं ना, ये अलग हो जाते हैं, अपार्ट हो जाते हैं. राइट? ऐसा ही होता है ना. सबसे पहले ये अपार्ट होते हैं. अब उसके बाद ना ये आरएनए मैसेंजर प्रोड्यूस करता है जो इसकी फंक्शनल कॉपी होती है. क्लियर? अब आरएनए मैसेंजर प्रोड्यूस करने के बाद, ठीक, ये सेल डिवीजन शुरू हो जाता है. अब जब सेल डिवीजन शुरू होता है तो यहां दो किस्म के जीन्स होते हैं डीएनए में. एक ऑन्कोजीन होता है और एक एंटी ऑन्कोजीन होता है. अब जो ऑन्कोजीन होता है वो क्या करता है, और जो एंटी ऑन्को होता है वो क्या करता है? एंटी ऑन्कोजीन को ट्यूमर सप्रेसर जीन भी कहते हैं. ठीक है जी. अब ये एंटी ऑन्कोजीन बेसिकली, ये जैसे हमने पढ़ा, ये ब्रेक है. जब सेल डिवीजन शुरू होता है तो अब ये सेल डिवीजन स्टार्ट करने वाला जीन ऑन्कोजीन, और इसको स्टॉप करने वाला, ब्रेक लगाने वाला एंटी ऑन्को. राइट? अब जब ये ब्रेक खराब होता है, और रैपिड इमैच्योर प्रोलिफरेशन होता है, इमैच्योर डिवीजन होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है इमैच्योर सेल्स का, जो फंक्शन नहीं कर सकते, इमैच्योर होते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल न्यूप्लाज्म, न्यूप्लेजिया, ट्यूमर, कैंसर.
क्लियर? ये मैकेनिज्म हमने डिटेल पढ़ा। मतलब जहाँ ब्रेक फेल होता है और जो ऑनकोजीन है वो एक्सेलरेटर है, वो क्या है? एक्सेलरेटर, वो एक्सेलरेट करता है। एम आई क्लियर? ये मैकेनिज्म का थोड़ा सा रिव्यू। अब इसके बाद जो चीज़ हमने पढ़ी, स्टेजेस। अब अगर ये सेल की लेवल पे है, जो सेल होता है, ये रैपिड इमेच्योर प्रोलिफरेशन, अनकंट्रोल्ड डिवीजन। अगर ये सेल जो होता है, सेल बेसिक जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है, अब ना इस लेवल पे है तो ये 0 स्टेज कहलाता है। अब अगर ये टिश्यू के लेवल पे है तो ये स्टेज 1 कहलाता है, राइट? अब अगर ये टिश्यू के लेवल से बढ़ के ना लोकल स्प्रेड होता है सराउंडिंग्स में, तो ये स्टेज 2 कहलाता है। अब अगर ये लोकल रीजन्स में एक्सटेंशन करता है फर्दर, और ये रैपिड प्रोलिफरेशन, राइट? अब ये लोकली एक्सटेंशन और करता है रीजन्स में, अब ये क्या कहलाता है? ये स्टेज 3 कहलाता है। अब इसके बाद ये डिस्टेंस में दूर दराज, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चला जाता है, अब ये एडवांस स्टेज कहलाता है। दिस इज जो हमने, ये वो है जो हमने पढ़ा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में लर्न किया। अब इसके बाद जो हमने तीसरी चीज देखी, क्लासिफिकेशन पढ़ी हमने। क्लासिफिकेशन 2 तरह की हमने देखी उधर, एक लोकेशन के लिहाज से और एक टिश्यू टाइप के लिहाज से, राइट? अब टिश्यू टाइप के लिहाज से सैकड़ों किस्में हैं कैंसर की, राइट? जिनमें जो मेजर हैं, जो बड़े ग्रुप्स हैं, वो 6 हैं, 6 कैटेगरीज बड़ी हैं उसमें। नंबर 1 कार्सिनोमा। टिश्यू 4 टाइप का होता है, बेसिक मस्कुलर होता है, कनेक्टिव होता है, एपिथेलियल होता है और नर्वस होता है। अब उसमें फर्दर सब टाइप्स होती हैं, सिंपल होता है, कंपाउंड होता है, ट्रांजिशनल होता है और स्ट्रेटिफाइड होता है, फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, स्क्वेमस होता है, क्यूबाइडल होता है, कॉलमर होता है, कॉलमर सिलेटेड होता है, राइट? वाइट फाइब्रस होता है, येलो फाइब्रस होता है, एरियोलर होता है, डिपोज होता है, बोन होता है, कार्टिलेज होता है, ब्लड होता है, लेम्फ होता है, स्मूथ मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं, कार्डिक मसल्स होते हैं, हाँ? अब उस हिसाब से ना, उस हिसाब से टिश्यू के लिहाज से 6 मेजर टाइप्स हैं। जो कार्सिनोमा है, ये एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर है, राइट? और इसके बाद जो एपिथेलियल टिश्यू में 2 हैं, एक जो ग्लैंड्स होते हैं वो भी एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं, जो सेक्रेटरी ऑर्गन्स होती हैं, जो ग्लैंड्स, जो सेक्रेटरी ऑर्गन्स वाया ब्लड अपना सिक्रीशन पहुंचाते हैं टारगेट तक, उनको हार्मोन कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाते हैं, और जो थ्रू डक्ट्स अपना सिक्रीशन पहुंचाते हैं, उसके सिक्रीशन को एंजाइम कहते हैं और वो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाते हैं। अब ये ग्लैंड बेसिकली किस टिश्यू का बना हुआ होता है? एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ होता है। अब अगर इधर ग्लैंड्स में ना, एपिथेलियल टिश्यू में, ग्लैंड्स में ये रैपिड प्रोलिफरेशन होती है मैच्योर सेल्स की, कंट्रोल खराब हो जाता है, ब्रेक फेल हो जाता है और डिवीजन रुकता नहीं, तो उसको एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं, राइट? अब इसके बाद जो फ्लैटेड सेल्स होते हैं, अगर उधर ना फ्लैटेड सेल्स में, स्क्वेमस एपिथेलियम में अगर ये ब्रेक फेल होता है एंटीऑर्कोजीन का और ये इनहिबिट नहीं कर पाता, ये सेल डिवीजन कंट्रोल नहीं कर पाता, सेल डिवीजन कंट्रोल से बाहर हो जाता है, अब उसको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहते हैं। अब जो टिश्यू है हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम का, जो इम्यून सिस्टम्स है,
बेसिकली इम्यून सिस्टम का पार्ट है, जिसके अंदर लिम्फेटिक टिश्यू होता है, लिम्फेटिक नोड्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। अब अगर उधर ये प्रोलिफरेशन जो होता है ये डिवीजन कंट्रोल से बाहर हो जाता है, अब उधर उसको लिम्फोमा कहते हैं, ओमा फॉर ट्यूमर। ये जो कंपाउंड वर्ड है लिम्फोमा, तो पहला जो इसका प्रीफिक्स है ये टिश्यू के हिसाब से नाम रखा है, और जो ओमा ट्यूमर को कहते हैं, राइट। अब इसके बाद जो हमारा मेजर कैटेगरीज है, मेजर कैटेगरीज, उसमें एक है सार्कोमा, राइट। सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यू का ट्यूमर है। जब कनेक्टिव टिश्यू में या एडिपोज में या एरियोलर में या वाइट फाइब्रस में या एरियोलास्टिक में, बोन में, बोन कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, हार्ट, ब्लड में, अब इधर होता है ना, तो आप इसको क्या कहते हैं, सार्कोमा। अब अगर कनेक्टिव टिश्यू का जो टिश्यू होता है, जिसको लिक्विड टिश्यू भी कहते हैं, जिस कैंसर को लिक्विड कैंसर भी कहते हैं, क्योंकि वो लूज होता है ना, उसके अंदर फाइबर्स नहीं होते, ब्लड के अंदर फाइबर्स थोड़े ही होते हैं, राइट। अब वो लूज टिश्यू होता है। अगर उधर ना TLC, जो ल्यूकोसाइड्स हैं, जो सफ़ेद खलियात हैं, जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, जो आपका डिफेंस सिस्टम है, अगर उधर ना उसका डिवीजन कंट्रोल से बाहर हो जाता है, और वो बढ़ जाते हैं 4000 से तकरीबन 11000 तक ना पर क्यूबिक मिलीमीटर नॉर्मल होते हैं WBCs। अब ये अगर ना 1 लाख तक या 2 लाख तक या 80,000 तक पहुंचते हैं, ठीक, तो यू शुड कंसिडर कि ये ल्यूकीमिया हो सकता है, राइट। इसको ब्लड कैंसर भी कहते हैं। अब एक मिक्स्ड होता है, मिक्स्ड होता है 6 जो मेजर कैटेगरीज बनाई हैं टिश्यू टाइप के लिहाज से, कैंसर की जो कैटेगरीज बनाई है। मिक्स्ड में क्या होता है, मतलब यह है कि मिक्स्ड के नाम के अंदर आप देखें कि मिक्स्ड मतलब आपका, मैं एग्जांपल से हम इसको रिकॉल करते हैं, एडिनोस्क्वेमस, एडिनोस्क्वेमस। देखें, हमने स्क्वेमस अलग कार्सिनोमा और एडिनो कार्सिनोमा अलग ना। अब एडिनोस्क्वेमस का मतलब क्या है कि एडिनो जो ग्लैंड्स हैं, जिपिटल टिश्यू ग्लैंड्स में लगे हैं, उधर भी हो, एज वेल एज जो फ्लैटर सेल्स हैं उधर भी ना, सेल डिवीजन कंट्रोल से बाहर हो गया। Am I clear? ये हमने प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स भी पढ़ी। जो टाइप्स हमारे पास थी स्टमक कैंसर की, ठीक, वो क्या है हमारे पास। टाइप ऑफ CA क्या, किस लिए हमने पढ़ना है, ये डिटरमिन करता है ना आपके ट्रीटमेंट ऑप्शन को, ये डिटरमिन करता है आपके ट्रीटमेंट ऑप्शन को। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन आपका कार्सिनोमा का अलग, ठीक है जी, एडिनो कार्सिनोमा का अलग ट्रीटमेंट है। टिश्यू के लिहाज से ना, जिस किसी भी टिश्यू में कंट्रोल से डिवीजन बाहर हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है डिवीजन, चाहे वो मस्कुलर में है, चाहे वो कनेक्टिव में है, चाहे वो एपिथेलियल में है, चाहे वो नर्वस में है। अब जब कभी भी वहां कंट्रोल से बाहर हो जाता है डिवीजन, ठीक, तो हर दवाई का अपना एक साइट होता है और हर दवाई का ना अपना एक लिमिट होता है, स्टेज होता है। यह बात आपने ध्यान में रखनी है। तो यहां आपने टाइप ऑफ स्टमक जो CA है, जो गैस्ट्रिक CA है, गैस्ट्रिक कैंसर है, उसके टाइप्स आपको आनी चाहिए, तो आपका ये डिटरमिन करेगा आपके ट्रीटमेंट ऑप्शन को। Am I clear? अब यहां जो टाइप ऑफ स्टमक CA है, ये बेस्ड किस चीज पे है, टाइप ऑफ सेल, जहां कैंसर शुरू होता है। अगेन, जो CA कैंसर है स्टमक का, गैस्ट्रिक कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, अब इसके जो टाइप है,
ये बेस्ड किस पे है? बेस्ड ऑन सेल टाइप। इन द स्टमक। अब इसके लिए, इस टाइप्स को समझने के लिए आपको हिस्टोलॉजी आनी चाहिए स्टमक की, क्योंकि ये टाइप्स जो हैं ये बेस है कि किस टाइप के अंदर सेल, कौन सा टाइप, किस किस्म का सेल, मैदे के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स हैं, राइट। आप ये सेल्स देखने हैं कि किस सेल के अंदर ना ये डिवीजन कंट्रोल से बाहर हो गई है, प्रोलिफरेशन शुरू हो गई है, ब्रेक फेल हो गया है, रैपिड इमेच्योर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो उस हिसाब से ना साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने टाइप्स बनाई है स्टमक कैंसर की। एम आई क्लियर? तो सबसे पहले हमने हिस्टोलॉजी देखनी है आज मैदा की, कि मैदा का जो हिस्टोलॉजी है वो क्या है। तो सबसे पहले जो बेसिक है, ठीक, हिस्टोलॉजी का, वो करते हैं ना ब्रश अप। एम आई क्लियर? रिकॉल करते हैं, ब्रश अप करते हैं उसको, ठीक, थोड़ा सा फास्ट। और उसके बाद ना हम टाइप्स में आते हैं और टाइप्स को करते हैं डिस्कस। हम अगर सेक्शंस को देखें, सेक्शंस, एनाटॉमिकल सेक्शंस स्टमक का, तो इसका जो ये वाला एरिया है ये कार्डिया कहलाता है, और जो ये वाला एरिया है ये फंडस कहलाता है, ये वाला एरिया ऐसा कहलाता है बॉडी, और ये पाइलोरस कहलाता है। अब ये पाइलोरस एंट्रम, ये पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक ऑरिफिस। अब पाइलोरिक ऑरिफिस और पाइलोरिक एंट्रम कलेक्टिवली कहलाते हैं क्या? पाइलोरस। तो एनाटॉमी के लिहाज से, एनाटॉमिकल इसके 4 सेक्शंस आ गए हमारे पास, जबकि हिस्टोलॉजी के लिहाज से इसके 3 सेक्शंस हैं। वाई? वजह यह है कि जो कार्डियक, जो फंडस और बॉडी है, टिश्यू टाइप के लिहाज से, हिस्टोलॉजी के लिहाज से ये आइडेंटिकल है। तब साइंटिस्ट ने इसके 3 सेक्शंस बनाए हैं हिस्टोलॉजी के लिहाज से। एम आई क्लियर? कार्डिया, फंडस एंड पाइलोरस। बॉडी दरम्यान से एब्सेंट हो गई है। अगेन एनाटॉमी के लिहाज से, अटेंशन प्लीज, एनाटॉमी के लिहाज से मैदे का 4 सेक्शन है। कार्डिया, अब कार्डिया इसको क्यों कहते हैं? कार्डिया ये दिल के नजदीक, ये कार्डिया, ये मैदे का ये रीजन दिल के नजदीक पाया जाता है, उस लिहाज से इसका नाम कार्डिया रखा गया। अब इधर जो सुराख पाया जाता है इसको कार्डियक ओरिफिस कहते हैं। अब इधर जो स्फिंक्टर होता है जो वापस खुराक को बाहर एसोफेगस में जाने नहीं देता, उसको एसोफेगस कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। अब जो ये ऊपर उभरा हुआ हिस्सा है ये फंडस कहलाता है। अब इसके नीचे ना ये ग्रेटर कर्वेचर में ये बॉडी कहलाता है। अब ये नीचे पाइलोरिक एंट्रम, उसके बाद पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक ऑरिफिस, कलेक्टिवली इसको क्या कहते हैं? पाइलोरस कहते हैं। ये एनाटॉमी के लिहाज से। आप हिस्टोलॉजी के लिहाज से 3 इसलिए कि जो बॉडी है और जो फंडस है, अब ये दोनों हिस्टोलॉजिकली आइडेंटिकल हैं। एम आई क्लियर? तो अब इधर ना एब्सेंट हो गया बॉडी, कार्डिया, फंडस एंड पाइलोरिस। एम आई क्लियर? तो ये हमारे पास सेक्शंस आ गई इसकी। जब कभी भी हम इसका फर्दर देखते हैं हिस्टोलॉजी, तो जो वॉल है, देखिए जब कभी भी हम एनाटॉमी की स्टडी करते हैं तो जो हॉलो ऑर्गन होता है, कोकला, ठीक है जी, अब उसका ये दरमियान, अंदरून, ये ल्यूमन कहलाता है। अब जो उसका जो जहां जिसको म्यूकस में ब्रेन लाइन करता है, ठीक, मिसाल के तौर पर ये हॉलो ऑर्गन है, ये इसका ल्यूमन कहलाता है और ये इसका वाल कहलाता है। एम आई क्लियर? अब हम अगर मैदे का वाल देखते हैं, इसका हिस्टोलॉजी देखते हैं, तो यहां 4 कोट्स लगे हैं, 4 लेयर्स लगे हैं।
एम आई क्लियर? अंदर से बाहर की तरफ जो मोस्ट इनर लेयर ऑफ द स्टमक है उसको कहते हैं म्यूकोजा, जो सिंपल कॉर्नल एपिथेलियम का बना हुआ होता है, जो सिंपल एपिथेलियम नहीं है, सिंपल कॉर्नर एपिथेलियम, राइट? सिंपल में क्या होता है? एक ही लेयर होता है। और कॉर्नर का मतलब यह है कि वो सेल्स जिनका विड्थ जो होता है उसके हाइट के हिसाब से कम होता है। एम आई क्लियर? ये इधर लगा हुआ होता है म्यूकोजा में। एम आई क्लियर? अब इसके नीचे सब म्यूकोजा पाया जाता है। जो कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है उसके नीचे बाहर की तरफ क्या पाया जाता है? मस्कुलरस इंटरना। मस्कुलरस स्मूथ मसल्स का बना हुआ है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। अब सबसे जो मोस्ट आउटर लेयर है वो सेरोसा कहलाता है। एम आई क्लियर? वो सेरोसा कहलाता है। अब जो लेयर्स हैं, जो वॉल्स हैं, जो कोर्स है मैदे का, इनका काम क्या है? यानी खुराक को मैदे के तेजाब के साथ मिक्स करना, जो सेल होता है उसके साथ मिक्स करना, चिमी बनाना, चिमी समझाता हूं मैं, और तोड़ना। यह मैदा दो तरीकों से करता है, तोड़ना और मिक्स करना। सबसे पहले आपको चिमी एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, जब हम लोड करते हैं अपने GI2 को फूड से, ठीक, तो जब खुराक नीचे मैदे में आता है तो फ्रॉम चीफ सेल्स जो हमने डिस्कस करने, पेप्सिनोजिन, पेप्टाइड चेन को तोड़ने के लिए, प्रोटीन को तोड़ने के लिए वो रिलीज होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन म्यूकस कार्डियक सेल्स से रिलीज होता है। वो कोटिंग करता है म्यूकोजा की ताकि हिफाजत हो, तेजाब खराब ना करे म्यूकोजा को। पैराइटल सेल से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है। अब ये सारे मिक्स होते हैं। लाइपेज भी रिलीज होता है चीफ सेल से, गैस्ट्रिक लाइपेज, क्योंकि पैंक्रियाटिक लाइपेज भी होता है। जिस तरह पैंक्रियाटिक एमाइलेज भी होता है, स्लाइवरी एमाइलेज भी होता है। समझ आ रही है आप लोगों को? अब ये सारा मिक्स होता है ना, अब ये जो चीजें रिलीज हो रही हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा के सेल्स से, अब ये क्या है? ये है केमिकल डाइजेशन। व्हाट? ये है केमिकल डाइजेशन। अब मैकेनिकल डाइजेशन भी है। जो मस्कुलरस है उसको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी उसका गैस्ट्रिक जो होता है वो पेरिस्टालसिस करवा रही है। समझ आ रही है आपको? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो मस्कुलरस लेयर होता है ये वाला, अब ना वहां से केमिकल डाइजेशन शुरू हो गई ना, इधर मैकेनिकल भी शुरू हो गई। समझ रहे हैं? केमिकल शुरू, इधर से मैकेनिकल। अब मैकेनिकल केमिकल तो समझ गए, आगे हमने पढ़ना भी है। मैंने आपको ग्लैंड समझाने हैं, सेल समझाने हैं, क्योंकि टाइप्स समझने हमने गैस्ट्रिक कैंसर के, और उसके बाद हमने एक टाइप पढ़ के ना उसका ट्रीटमेंट पढ़ना है। आज हमने सिर्फ कार्सिनोमा करना है, उसके बाद हमने लिम्फोमा करना है। आ रही समझ? फिर हमने एडिनोकार्सिनोमा अलग करना है, क्योंकि आपका ये टाइप जो होता है ये आपका डिटरमिन करता है आपके ट्रीटमेंट ऑप्शन को। एम आई क्लियर? सो वापस आ जाए ना, केमिकल और ये मैकेनिकल जो डाइजेशन होता है। केमिकल तो समझ गए ना, केमिकल से थ्रू केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल आ रही समझ आपको? अब ये जो लेयर्स होते हैं, जो 4 कोट्स होती हैं, जो म्यूकोजा होता है, जो सब म्यूकोजा होता है, जो मस्कुलरस होता है इंटरना, और जो सेरोसा होता है, अब ये किस एक प्रोटेक्शन करता है, और जो अंदरून आता है, जो अंदरूनी जो मोस्ट इनर लेयर होता है विच इज टू डू द रियल फंक्शन ऑफ द स्टमक। आप मस्कुलरस क्या करता है? वो पेरिस्टालसिस करवाता है। आ रही समझ आपको? वो क्या करवाता है?
पेरिस्टासिस करवाता है, कंट्रैक्ट करवाता है। मतलब ये मैदे के स्टमक का लेयर की वजह से होता है। अब थोड़ा सा म्यूकोजा को देखते हैं, उसकी स्ट्रेटजी पढ़ भी लिया हमने। इधर लिखा हुआ है कि म्यूकोजा में सिंपल कॉर्नर एपिथेलियम लगा हुआ होता है, राइट। अब यहां आप देखिए वो फोल्ड्स नजर आ रहे हैं, ये हमने शो किया हुआ है रेड कलर का, ये फोल्ड नजर आ रहे हैं जो इन फोल्ड्स हैं, जो इन फोल्ड्स हैं। अब ये इन फोल्ड्स पेट से बेसिकली फोसा मतलब गड़े ना, ये मिलियंस होते हैं। इसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक पिट्स। क्या कहते हैं इसको? गैस्ट्रिक पिट्स। क्या पढ़ाने की कोशिश, समझाने की कोशिश कर रहा हूं? हिस्टोलॉजी ऑफ द स्टमक। व्हाई टाइप्स, गैस्ट्रिक कैंसर के टाइप्स समझने। व्हाई डिटरमिन करता है आपके ट्रीटमेंट ऑप्शन को। एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चन? अब यहां जो म्यूकोजा है, इसका अगर हम हिस्टोलॉजी देखें तो सबसे पहले हमें कॉर्नर एपिथेलियम मिलता है सिंपल, जिसका एक ही लेयर होता है। कॉर्नर एपिथेलियम का काम क्या है? डाइजेशन करना, राइट। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर होल्स होती हैं, फोल्ड्स होती हैं, जो बेसिकली जो पेट्स होती हैं गैस्ट्रिक, वो बेसिकली क्या होते हैं? जो पेट्स होते हैं वो बेसिकली जो होते हैं म्यूकोजा के इन फोल्ड्स होते हैं। गैस्ट्रिक म्यूकोजा के इन फोल्ड्स होते हैं। आ रही समझ आप लोगों को? ठीक। अब पेट्स का काम क्या है? जब कभी भी आपका जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये सिक्रीशन करते हैं, ये इसके साथ, इन गड़ों के साथ, इन गैस्ट्रिक पिट्स के साथ अटैच हुए होते हैं। अब ये उनके लिए तालाब का काम करते हैं फोसाज में। एम आई क्लियर? आफ्टर कॉर्नर एपिथेलियम, आफ्टर गैस्ट्रिक पिट्स है, देखते हैं हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो हमने काफी डिस्कस भी किया, लेकिन इधर मैंने लेक्चर में डाला हुआ है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पैराइटल ग्लैंड्स लगे होते हैं। उसकी लोकेशन क्या है पैराइटल ग्लैंड्स की? पाइलोरस में ये लगे होते हैं। अब ये करते क्या हैं? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेजाब रिलीज करते हैं। तेजाब क्यों रिलीज करते हैं? खुराक को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, स्टेरिलाइज करने के लिए, जरासीमों से पाक करने के लिए। नहीं क्लियर? अब ये एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसको कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। अब इंट्रिंसिक फैक्टर कैरियर प्रोटीन है। व्हेन वी ईटन फूड, ठीक, जब हम खाना खाते हैं, ठीक, तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स में, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में अमीनो एसिड, फैटी एसिड, कोलिन, ठीक है जी, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज के साथ साथ विटामिन B12 भी होता है। ये उसको लेकर ड्रॉप करता है ना इलियम में, वो उधर ब्लड स्ट्रीम में शामिल होकर ना सीधा जाता है ना ग्लोबिन के साथ, वो बॉन्ड बनाता है, हीमोग्लोबिन। आ रही समझ आप लोगों को? आयरन, ग्लोबिन और ये विटामिन B12 मिलकर ना हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जो आरबीसीज का इंग्रेडिएंट है और जो ऑक्सीजन कैरियर्स हैं, जो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स का, हेमाटोलॉजी का इंटीग्रल पार्ट है। एम आई क्लियर? यस सर। अब यहां गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं पैराइटल सेल्स के बाद ऊपर फंडस में, रीजन तो एनाटॉमिकल हमें समझ आ गई है, कोई कंफ्यूजन? अब उधर ना चीफ सेल्स लगे हैं। अब वो चीफ सेल्स क्या करते हैं? वो पेप्सिनोजन रिलीज करते हैं। अब मैंने अलहदा ग्लैंड्स का सेक्शन रखा हुआ है इधर, ठीक, उधर मैं आपको दोबारा भी रिपीट करवा देता हूं। अब चीफ सेल्स लगे हैं। चलो इसके बाद जो ग्लैंड्स का सेक्शन आएगा ना, उधर मैं आपको डिटेल समझा देता हूं, राइट। अब यहां इंट्रो इंटेस्टाइन, एंडोक्राइन वो ग्लैंड्स जो अपना हार्मोन रिलीज करते हैं। एम आई क्लियर? जिनका कोई नाली नहीं होता, जो अपना सेक्रेशन वाया ब्लड टारगेट तक पहुंचाते हैं, इंट्रो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंट्रो आते हैं। आ रही समझ आप लोगों को? यस सर। आप इसके बाद नीचे जो सब म्यूकोजा लगा हुआ है, सब म्यूकोजा कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? कनेक्ट करना, जोड़ना, सपोर्ट करना। अब ये ना, ये 4 लेयर्स को सपोर्ट करता है। ये गम लगा हुआ है,
कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? कनेक्ट करना। क्या काम है उसका? सपोर्ट करना, कनेक्ट करना, जोड़ना, ये जोड़ता है। एम आई क्लियर? सब म्यूकोजा का फंक्शन भी समझ गए हैं। अब इसके नीचे जो मस्कुलरस लगा होता है ये स्मूथ मसल है। कौन सा? स्मूथ। अब इसकी ओरिएंटेशन क्या है? राइट। अब इधर जो फाइबर लगा हुआ है ना वो ओब्लीक भी है और लॉन्गिट्यूडनल भी है और सर्कुलर भी है। एम आई क्लियर? जिस तरह पेट के अंदर लगा था ना जब हमने आपको पढ़ाया था, उसका मसल्स ओब्लीक भी लगा हुआ है, सर्कुलर भी लगा हुआ है और लॉन्गिट्यूडनल भी लगा हुआ है। एम आई क्लियर? स्मूथ मसल्स क्या करते हैं? ये पेरिस्टासिस करवाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। एक इनहिबिटरी है और एक एक्साइटरी है। एम आई क्लियर? सेरोसा ये भी कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। सेरोसा जो मोस्ट आउटर लेयर ऑफ द स्टमक है ये भी कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। ठीक है जी। अब इसके बाद हमने गैस्ट्रिक पेट्स आपसे डिस्कस की। ठीक है जी। और जो इधर हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स डाली थी, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ना बेसिकली 3 है। ठीक। रीजन के लिहाज से ना उन ग्लैंड्स का नाम रखा गया है। एम आई क्लियर? अब ना रीजन के लिहाज से इसका नाम रखा गया है, लेकिन इन नॉट बिकॉज रीजन नहीं, हिस्टोलॉजिकल रीजन के लिहाज से ग्लैंड्स के नाम रखे हैं। सो कार्डियक सेल्स, गैस्ट्रिक सेल्स एंड पाइलोरिक सेल्स। आ रही समझ? पाइलोरिक सेल्स जो हैं और जो कार्डियक सेल्स हैं ये जो सिक्रीशन करते हैं ये म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकस सिक्रीट करते हैं। अब म्यूकस जो है, म्यूकस बेसिकली हिफाजती लुआब है। इसके अंदर म्यूकेन नामी प्रोटीन और एंटीबॉडीज होते हैं। अब आपको फंक्शन समझ आ गया होगा कि ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा को के ऊपर ऐसे कोट करके ना उसको जो तेजाब पैराइटल सेल रिलीज करता है या जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसकी नुकसान से कि वो उसको डैमेज ना कर दे, ये मैदे को बचाता है। अब जो असल सेल्स है ना, असल वो गैस्ट्रिक है। एम आई क्लियर? असल जो सेल है वो गैस्ट्रिक है। एम आई क्लियर? ये ग्लैंड जो होते हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम बनाते हैं। और ये दूसरे जो हमने डिस्कस किए कार्डियक और पाइलोरस, ये हिफाजती म्यूकस सिक्रीशन करते हैं जो मैदे की हिफाजत करते हैं। मतलब ये कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये प्रिंसिपल ग्लैंड्स हैं। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? जो फंडस और बॉडी में होते हैं। राइट। अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूस, अब ये प्रोड्यूस करते हैं 2 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस पर डे। 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस ये रोजाना रिलीज करते हैं ये गैस्ट्रिक सेल्स। राइट। कार्डियक और पाइलोरिक सेल्स जो है हमने आपको बता दिया है कि ये क्या करते हैं, ये हिफाजती लुआब म्यूकस रिलीज करते हैं और जिसमें एंटीबॉडी म्यूकेन होता है जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा की हिफाजत करता है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर सेल्स कौन से लगे हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर सेल्स कौन से लगे ये हमने समझना है। यहां तक कोई क्वेश्चन है? अब ना इसके बाद जो हमारे पास सेक्शन है वो है मैदे की खलियात का, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स जो है मैदे के जो ग्लैंड्स हैं उसके सेल्स। वहाँ 5 किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है जी। एक पाए जाते हैं चीफ सेल्स। चीफ सेल्स क्या करते हैं? पेप्सिनोजन रिलीज करते हैं जो पेप्टाइड चेन को, पेप्सिनोजन एमाइनो एसिड को तोड़ते हैं, गोश्त को। एम आई क्लियर? जो प्रोटीन हम खाते हैं। राइट। पेप्सिनोजन को रिलीज करते हैं। अब दूसरा जो हमारे पास ये सिक्रीशन करते हैं ये चीफ सेल्स पेप्सिनोजन के अलावा आज ये रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक लाइपेस। ठीक है जी। पेप्सिनोजन पेप्टाइड। अब लाइपेस ये क्या करता है? लिपिड्स को क्या करता है? लिपिड्स को। अब इसके बाद जो दूसरे सेल्स लगे हैं गैस्ट्रिक यानी मैदे के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं
दूसरा पेराइटल सेल्स, एज वी डिस्कस्ड, एचसीएल रिलीज करते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं रिलीज। ठीक है जी। अब उसके बाद जो लगे हैं वो है स्टेम सेल्स। 3 नंबर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वहां जो तीसरा सेल लगा हुआ है वो है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स जो डैमेज सेल्स होते हैं उनको रिप्लेस करती हैं। एम आई क्लियर? डैमेज सेल्स को रिप्लेस करते हैं। अब इसके बाद जो सेल्स लगे हैं वो है म्यूकस नेक्स्ट सेल्स। इसके नाम के अंदर देखिए ये म्यूकस रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? म्यूकस रिलीज करते हैं। म्यूकस के अंदर क्या होता है? म्यूकेन होता है। क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। हमने डिस्कस किया अब कि ये क्या करता है? हिफाजत करता है। अब इसके बाद जो सेल लगा हुआ है वो एंडोक्राइन सेल लगा हुआ है, उसको भी हमने कर लिया डिस्कस। ये भी इस ग्लैंड्स के अंदर लगा हुआ है। जो एंडोक्राइन सेल्स है वो गैस्ट्रीन रिलीज करता है ब्लड में। एम आई क्लियर? वो गैस्ट्रीन रिलीज करता है। ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। हार्मोन आपको पता है 4 किस्म के होते हैं। कितने होते हैं? 4 किस्म के होते हैं। एक होता है ना पेप्टाइड हार्मोन, एम आई क्लियर? प्रोटीन वाला, जो एमाइनो एसिड वाला पेप्टाइड, ठीक है जी, जिसमें पेप्टाइड चेन्स हों, जिस तरह डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड चेन है। और दूसरा जो होता है वो स्टेरॉइड हार्मोन होता है, जो लिपिड से मिलता जुलता है, चर्बी जैसा होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन होता है और मॉडिफाइड एमाइनो एसिड हार्मोन होता है। 4 किस्म का हार्मोन होता है। स्ट्रक्चर के लिहाज से इसका क्लासिफिकेशन है, जिसका केमिकल स्ट्रक्चर है। एम आई क्लियर? अब ये जो गैस्ट्रीन होता है ये रिलीज होता है ब्लड में। ये पॉलीपेप्टाइड, पॉली मतलब ज्यादा पेप्टाइड्स, ज्यादा पेप्टाइड्स। एक होता है ना मोनोपेप्टाइड, जो मोनो सिंगल पोली मैनी। ठीक है जी। ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है सिक्रीटेड बाय म्यूकस लाइनिंग ऑफ द स्टमक, म्यूकोजा। एम आई क्लियर? When peptides in amino acid are present in the small intestine, the secretion of gastric acid is stimulated. Right? ये आपके हो गए ग्लैंड्स। ठीक है जी। टाइप्स पे आते हैं। अब टाइप्स पे आते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? टाइप किस चीज पे बेस है? स्टमक कैंसर का टाइप किस चीज पे बेस है? सेल, टाइप ऑफ सेल पे। किस पे? टाइप ऑफ सेल। क्या मतलब? इन अदर वर्ड्स, द टाइप ऑफ सेल डिटरमिन द टाइप ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर एंड द टाइप ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर अगेन। द टाइप ऑफ गैस्ट्रिक सेल्स डिटरमिन द टाइप ऑफ स्टमक कैंसर and the type of stomach cancer determine treatment option. Am I clear? अब यहां जो स्टमक है उसके टाइप्स जो है हमारे पास वो है 5। क्लियर? 5। नंबर 1 कार्सिनोमा, जो आज हमारा टॉपिक भी है। कार्सिनोमा मतलब एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, अटेंशन प्लीज, कार्सिनोमा मतलब एपिथेलियल टिश्यू का जो डिवीजन होता है जब वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, उसका ब्रेक फेल होता है और वो डिवीजन हो रही होती है, इमेच्योर सेल्स की रैपिड प्रोलिफरेशन हो रही होती है। दिस इज व्हाट वी कॉल कार्सिनोमा। अब स्टमक साथ लगा दो कार्सिनोमा, आप एपिथेलियल टिश्यू तो स्किन में ही पाया जाता है, बहुत जगहों पे पाया जाता है। आप साथ ऑपरेशन लगा दो, ठीक है जी, कार्सिनोमा ऑफ द स्टमक। ठीक है जी। व्हाट डज इट मीन? कि एपिथेलियल सेल वाला, यानी सिंपल कॉलम एपिथेलियम वाला। आप मतलब यहां से देखें, इधर से समझें, अपने पॉइंट पे आ रहे हैं। अभी तक तो हम ये बेस बना रहे थे ना, अब हम आ रहे हैं यहां पे टॉपिक पे। क्लियर? जो हमारा ये तीसरा लेक्चर है कि हमारा बेस पे जा रहा है, द जेनेटिक्स ऑफ द कैंसर, इंट्रोडक्शन टू द कैंसर, और आज हमने जो आपको हिस्टोलॉजी बताई
ये सारा बेस। ठीक है जी, मतलब ये कि आप इसको इंट्रोडक्शन भी नहीं कह सकते, ये आपको थोड़ा सा मेकअप था, हल्का सा मेकअप क्लास था। ये 3 आपके मेकअप क्लासेस थे। अब ऑन्कोलॉजी इतना बड़ा फील्ड है ना, आप इसको इंट्रोडक्शन नहीं कह सकते कि भाई ये इंट्रोडक्शन है, ये इतना बड़ा फील्ड है। हम इसको मेकअप कह सकते हैं कि हमने 3 क्लासेस आपके मेकअप क्लासेस किए। अब ना हम टॉपिक पे आ रहे हैं, काम करना है आप लोगों ने, आगे मिलके हमने करना है। एम आई क्लियर? अब यहां देखें, कार्सिनोमा, इसकी जो डिवीजन होती है ना, ये रैपिड हो जाती है, कंट्रोल से बाहर हो जाती है। एम आई क्लियर? ये कंट्रोल से बाहर हो जाती है, ये रुकती नहीं है। अब नॉर्मली फिजियोलॉजिकली जो जरूरत पूरी हो जाती है ना, तो यहां से एंटी ऑन्कोजीन, ट्यूमर सप्रेसर, ट्यूमर क्या मतलब, रैपिड प्रोलिफरेशन है ना, रैपिड डिवीजन है ना, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स है ना, इसको न्यूक्लियोजा भी कहते हैं, ट्यूमर भी कहते हैं, ओमा भी कहते हैं। अब ना जब जरूरत पूरी होती है तो इसको ब्रेक लगता है ना, अब जो ब्रेक है वो तो फेल हो गया है। एम आई क्लियर? अब जब इधर फेल होता है ना तो इसको कहते हैं गेस्ट। अब जब ये मैदे में होता है, इधर जो मस्कुलर, जो म्यूकोजा है, म्यूकोजा किस चीज का बना हुआ है? सिंपल कॉर्नर एपिथेलियम का, राइट। अब मतलब ये कि हम कहते हैं कि भाई इस बंदे को गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है, तो हमें कोई डिफिनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मैकेनिज्म समझते हैं कि हो क्या आ गया है, जो इसका कॉर्नर एपिथेलियम है जब वो डिवाइड होने को था तो अब उसका ब्रेक फेल हो गया, अब वो डिवाइड ऐसे हो रहा है। आ रही समझ आपको? ये ऐसे डिवाइड हो रहा है, तो इधर तक पहुंच गया है। अब मरीज का बंदा अंदर नवाला भी नहीं जाता, अब इधर स्प्रेड भी हो गया है, तो इधर भी कॉर्नर एपिथेलियम लगा हुआ है। समझ आ रही है आपको? इधर स्प्रेड भी हो गया है, तो बंदा कहता है जी मुझे डाइजेशन, इनडाइजेशन हो गई है। अब जब इधर ना बहुत सारा ना क्या कहते हैं, ओवर क्राउडिंग हो गई है सेल्स की। अब जब पैराइटल सेल्स में ओवर क्राउडिंग होगी तो क्या होगा? HCl ज्यादा रिलीज होगा ना। देखें, आप पैराइटल सेल्स है ना, अब हम टाइल्स में जा रहे हैं। अब जो पैराइटल सेल्स है उसका काम क्या है? अब अल्हम्दुलिल्लाह से हम डॉक्टर बन गए, सब समझते हैं, ठीक है जी। अब वहां सेल्स ज्यादा हो गए, कुछ तो वो करेंगे ना। अब अगर वो इमेच्योर भी हैं, बच्चे भी हैं, कच्चे सेल्स हैं, तो कुछ तो काम सेल्स तो है ना। एक तो ना वो जगह को घेरेंगे, तो न्यूरॉन्स पैदा करेंगे और क्राउडिंग करेंगे, और दूसरा ये थोड़ा सा HCl अगर थोड़ा थोड़ा भी वो रिलीज करते हैं ना, तो बहुत सारा रिलीज हो जाएगा, तो हाइपर एसिडिटी हो जाएगी। कहते हैं जी मेरे डॉक्टर साहब मेरी जलन होती है, हम उधर आर्सेनिकम एल्बम दे देते हैं। तो व्हाट डज इट मीन कि आर्सेनिकम एल्बम इस प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, जब हम ट्रीटमेंट में जाएंगे मजा आएगा आपको। अब इसके बाद आप अगर हमारे इस जो पहले 2 प्रीवियस लेक्चर हो गए ना मेकअप क्लासेस, और ये भी आज मेकअप क्लास था अभी तक, अगर वो कोई नहीं देखता ना तो हमारा थेरेप्यूटिक्स को नहीं समझ सकता। ठीक, ये हमने बहुत सोच के ना कि भाई इस लेवल पे ना हम ये DHMS डॉक्टर्स के लिए ना, इनके लिए मतलब हम कोई समझ नहीं लग रही थी हमें कि हम क्या कहां से शुरू करें। ठीक, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी आप हाल में मैं देख रहा हूं आप लोगों को, तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि भी आप लोग अभी समझ रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो यहां आपका जो कार्सिनोमा है, कार्सिनोमा जो बेसिक हमने 5 टाइप्स जो स्टमक से की सेल्स के लिहाज से कि जिन सेल्स में, मैदे के जिन सेल्स में, मैदे के सेल्स कितने हमने आपको बताए जी? 9, 5, 3 ग्लैंड्स। ठीक है जी। अब यहां 5 टाइप्स हैं। जो कार्सिनोमा है वो कॉर्नर एपिथेलियम की रैपिड इन अनकंट्रोल्ड डिवीजन है। एम आई क्लियर? अब इसके बाद कार्सिनॉइड, डोंट कार्सिनॉइड विथ कार्सिनोमा, डोंट कंफ्यूज्ड कार्सिनोमा विथ कार्सिनॉइड। एम आई क्लियर? अब यहां क्या है देखिए थोड़ा सा, जब कभी भी
हम मतलब हिस्टोपैथोलॉजिस्ट बायोप्सी लेके ना, पीस लेके ना, वो चेक करता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि ये कार्सिनॉइड है या कार्सिनोमा है। क्योंकि जो एपिथेलियल सेल्स लगे होते हैं ना, उनके दरमियान में ना न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स लगे होते हैं जगह जगह। ये बेसिकली उनका हो जाता है डिवीजन, जो होता है वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अब उनका इंट्रो एंडोक्राइन का काम क्या है? हार्मोन्स बनाना। क्या काम है उसका? हार्मोन्स बनाना। अब उसके लिए वो क्या करते हैं? वो डाई लगाते हैं, कलर कर देते हैं, कलरिंग मटेरियल लगा देते हैं। जिस तरह हम स्टडी करते हैं ना, तो हम की जो पॉइंट्स होते हैं, की वर्ड्स को ना हाईलाइट के जरिए उसको कलर लगा के ना उसको प्रोमिनेंट कर देते हैं। तो ऐसे ना वो डाई लगा के ना उसको कहते हैं स्टेनिंग। मुख्तलिफ किस्म की स्टेनिंग्स हैं, जेम्सा भी है और जीनियरसन भी है, हर चीज़ का अपना अपना स्टेन है। ग्राम स्टेनिंग भी है। ग्राम साइंटिस्ट था, उसने अपने नाम से ना, तो जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन लेते हैं उनको ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव कहते हैं, जो नहीं लेते उनको ग्राम नेगेटिव कहते हैं। ग्राम साइंटिस्ट का नाम था। स्टेन समझ गए? तो जब हिस्टोपैथोलॉजिस्ट स्टेन करता है, डाई लगाता है, कलरिंग मटेरियल लगा के ना देखता है ना, तो फिर उसको नजर आता है, हाईलाइट हो जाता है कि यार ये तो एपिथेलियल टिश्यू नहीं प्रोलिफरेट हो रहा है, ये इसकी प्रोलिफरेशन नहीं हो रही, ये तो इंट्रो एंडोक्राइन की प्रोलिफरेशन हो रही है। तो उसका नाम कार्सिनॉइड, क्या? कार्सिनॉइड। ठीक है जी। तो मतलब कार्सिनॉइड जो टाइप है, ये न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स की प्रोलिफरेशन है। प्रोलिफरेशन तो समझ गए ना, अनकंट्रोल्ड डिवीजन। अब के बाद ना प्रोलिफरेशन की जगह हम अनकंट्रोल्ड डिवीजन का वर्ड यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कार्सिनोमा। कार्सिनोमा एपिथेलियल टिश्यू का एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स का अनकंट्रोल्ड डिवीजन। क्लियर? कार्सिनॉइड इंट्रो एंडोक्राइन सेल्स, इंट्रो एंडोक्राइन सेल्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, उनका अनकंट्रोल्ड डिवीजन। एम आई क्लियर? अब जो लिम्फोमा है, इसके नाम के अंदर देखिए, इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं उनका अनकंट्रोल्ड डिवीजन। अब इसके बाद जो एडिनोकार्सिनोमा है, ग्लैंडुलर सेल्स, जो ग्लैंडुलर सेल्स हमने किया, इनका अनकंट्रोल्ड डिवीजन। अब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर होता है, ये नर्वस सिस्टम के सेल्स का अनकंट्रोल्ड डिवीजन। एम आई क्लियर? ये आपकी टाइप्स हो जाती है कंप्लीट। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन अप टू दिस? नो क्वेश्चन। ये 5 टाइप्स हमारे पास आ गई। ठीक है जी। कितनी टाइप्स हमारे पास आ गई? 5 टाइप्स हमारे पास आ गई। इनमें हम स्टार्ट देते हैं कार्सिनोमा से। नेक्स्ट लेक्चर हमारा लिम्फोमा पे होगा, फिर कार्सिनॉइड पे होगा, फिर गिस्ट पे होगा। एम आई क्लियर? अब कार्सिनोमा क्या होता है? कार्सिनोमा क्या होता है? कार्सिनोमा एपिथेलियल टिश्यू का अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है। क्यों होता है? एंटी ऑन्कोजीन की खराबी की वजह से होता है। एंटी ऑन्कोजीन क्या होता है? एंटी ऑन्कोजीन जो होता है ये ब्रेक होता है सेल डिवीजन का। क्यों खराब हो जाता है? बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया खराब करते हैं। क्यों खराब करते हैं? आर्गेनेट ऑफ मेडिसिन। ठीक है जी। क्यों खराब करते हैं भाई? जब कभी भी ये इन्फेक्शंस करते हैं, हवा में इसकी कॉलोनियां हैं, आपका वाटर फोर्स कमजोर होता है सूरा की वजह से, नेगेटिव ख्यालात की वजह से, और ये इन्फेक्शन करते हैं तो इनको एंटीबायोटिक खिला के ना उन वायरस बैक्टीरिया को सप्रेस किया जाता है। सप्रेस होते हैं तो अपना काम छोड़ देते हैं और वो नीचे ना सेलुलर लेवल पे जाके सेल के अंदर घुस के साइटोप्लाज्म को क्रॉस करके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क के अंदर घुस के, क्रोमैटिन नेटवर्क के अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर घुस के, क्रोमोसोम्स में डीएनए के अंदर घुस के, डीएनए के बैकबोन को खराब करके
आप डीएनए के बैकबोन को कैसे खराब करता है? सवाल पे सवाल आ रहा है ना। आप डीएनए के बैकबोन को ये कैसे खराब करता है? क्या मैकेनिज्म है? आपसे कोई सवाल करता है ना, क्यों वहां इंटियन को जीन लगा हुआ है, वो तो चौकीदार भी है और वो तो डीएनए को रिपेयर भी करता है। अब ये उस जीन को खराब करता है। अब जब वो खराब होता है ना तो वो रिपेयर और चौकीदारी छोड़ देता है। अब जब वो रिपेयर और चौकीदारी छोड़ देता है तो सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाती है, और जब सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाती है तो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर अगर ऐसे होता है तो वहां एपिथेलियोमा यानी ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू प्रोड्यूस हो जाता है, विच इज नोन एज कार्सिनोमा। एम आई क्लियर? ये कार्सिनोमा है सर आपका, ठीक है। आप ये कहते हैं इट इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT. It is frequent in Japan, may be due to environmental or dietary factors. Maybe hypothesis हैं, am I clear? Scientists are not sure, ठीक है, वो श्योर नहीं है, हाइपोथेसिस हैं, लेकिन आपका ऑर्गेनाइज ऑफ मेडिसिन कवर करता है इसको। आपका डॉक्ट्रिन ऑफ मियाज़म कमाल की चीज है, डॉक्ट्रिन ऑफ मियाज़म, ठीक। अब मैन आर मोर इफेक्टेड देन वोमेन, जो मर्द होते हैं वो औरतों की निस्बत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। एज इसका क्या है? 50 ईयर अबाउ। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर इसके क्या है? प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर मतलब क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, मतलब हु विल बी मोर प्रोन टू डेवलप कार्सिनोमा। मतलब यह है कि कार्सिनोमा किन लोगों को होता है, ठीक है जी। क्रॉनिक जो लोगों को एच पाइलोरी का इन्फेक्शन होता है और वो क्लेरिथ्रोमाइसिन और मॉक्सिसिलिन और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एसोमप्राजोल और लांसप्राजोल और ओमप्राजोल का इस्तेमाल, H2 ब्लॉकर्स, फोमिटिडीन, रिटिनिन का इस्तेमाल कर करके इसको मैनेज करते हैं। प्रोटॉन पंप्स को, पेराइटिस का जो पंप्स होते हैं, पंप्स उनको इनहिबिट कर करके ना इस जेल को रिलीज नहीं होने देते, कहते हैं कि नो एसिड नो अल्सर, तो उनके जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ जाता है। Am I clear? तो they will be more prone to develop carcinoma of the stomach, which is also known as gastric carcinoma. वो वाला जिसमें फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल एज वेल एज विटामिन सी एंड विटामिन ए में आल्सो कंट्रीब्यूट। अगर कोई लेग करता है, मतलब वो फ्रेश फ्रूट नहीं खाता, वेजिटेबल्स नहीं खाता, विटामिन सी विटामिन ए वाला खुराक नहीं खाता, तो वो भी मोर प्रोन होता है टू डेवलप कार्सिनोमा ऑफ द स्टमक, ठीक है जी। स्मोकिंग जो होता है और हेवी अल्कोहल, स्मोकिंग और हेवी अल्कोहल जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो मोर प्रोन होते हैं कार्सिनोमा के लिए। जो पर्निशियस एनीमिया वाले होते हैं इसको मैलिग्नेंट एनीमिया भी कहते हैं। क्रॉनिक प्रोग्रेसिव एनीमिया, ये क्रॉनिक प्रोग्रेसिव एनीमिया स्लोली ग्रेजुअली ये प्रोग्रेस करता है, ठीक है जी, बड़ों का। इसमें क्या होता है, जो पेराइटल सेल्स होते हैं इसका जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ना, ये कम हो जाता है। एम आई क्लियर? इंट्रिंसिक फैक्टर कम होता है। अब जब इंट्रिंसिक फैक्टर कम होता है तो क्या मतलब है, वो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन का के लिए होता है ना, तो विटामिन B12 जो होगा ना वो पास आउट करोगा किधर, बावल मूवमेंट में, राइट। तो बंदा एनीमिया में है, मतलब उधर ना विटामिन B12 जो है ना वो अंदर ब्लड में जाएगा ही नहीं, तो एनीमिया का शिकार हो जाएगा। तो ये लोग जो होते हैं ना, तो ये भी मोर प्रोन होते हैं टू डेवलप कार्सिनोमा। जो क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं, ठीक, जिन लोगों को, वो भी मोर प्रोन होते हैं टू डेवलप कार्सिनोमा।
इसका हम पैथोलॉजी देखते हैं, साइट्स देखते हैं कि कार्सिनोमा किधर होता है मैदे में, तो पाइलोरस और एंट्रम में। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ना कि पाइलोरस में और एंट्रम में। तो पाइलोरस और एंट्रम में 50 to 60% जो होता है, ठीक, ये गैस्ट्रिक कार्सिनोमा होता है। किधर? पाइलोरस और एंट्रम में। मतलब जो पाइलोरस ऑरिफिस है और पाइलोरस एंट्रम है, विच आर कलेक्टिवली, जो इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? पाइलोरस कहते हैं। ये तरफ 50 to 60% ये होता है। और जो उसका जो पाइलोरस होता है ना, पाइलोरस कैनाल, विच इज आल्सो नोन एज पाइलोरिक ऑरिफिस, इसको ना ऑब्स्ट्रक्ट भी कर देता है। Am I clear? इसको ऑब्स्ट्रक्ट भी कर देता है। बॉडी में किधर होता है? बॉडी में ऑफन जो होता है अक्सर ग्रेटर कर्वेचर में 20 to 30% होता है। कार्डिया में 20%, फंडस में 5 to 20%। अब फंडस में होगा ना तो ये डिस्फेजिया काज करेगा, पेनफुल स्वॉल्विंग। फंडस में होगा ना, ये डिस्फेजिया काज करता है। समझ आ रही है आपको? अब इधर फंडस में होता है ना, अब देखिए इधर फंडस में इसकी रैपिड प्रोलिफरेशन हो गई, इमेच्योर। अब ये क्या कर रहा है? ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है ना पाइलोरिक, ये एसोफेजियल जो स्फिंक्टर है उसको, ऑरिफिस जो है कार्डिक ऑरिफिस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है ना, कार्डिक ऑरिफिस को। डिस्फेजिया काज करेगा। Am I clear? स्प्रेड होता है, एक्सटेंशन होती है इसकी थ्रू द स्टमक वॉल इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। अब ये स्टमक वॉल है ना, पेरिटोनियल कैविटी में चला जाता है, उधर भी एक्सटेंड कर लेता है। तब ना हमारी दवाइयों में आप अक्सर देखते हैं कि ये दवाई क्रॉस करेगी इसका दर्द। ठीक है जी, तब आपको समझ लग रही है। तो ये पेंक्रियास तक भी फैल जाता है, नीचे पेंक्रियास पड़ा हुआ होता है। Am I clear? लिम्फेटिक्स के जरिए ये स्प्रेड होता है। जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है ना, ये तो हर जगह होती है, तो इम्यून सिस्टम है। आप इस इन लिम्फेटिक वेसल जो होती है और लिम्फेटिक नोड्स की वजह होती है जो अराउंड द स्टमक होती है, इसकी वजह से ये फैलता है। और लेटर ऑन एक्सटेंशन ऑफ ट्यूमर अराउंड इज टू इन्वॉल्व थोरेसिक डक्ट। ये थोरेसिक डक्ट तक पहुंच जाता है वाया। अब देखिए जितने भी कैंसर हैं ये ब्लड से फैलते हैं या लिम्फेटिक से फैलते हैं, ये उनका रास्ता है। ये वाया ब्लड और वाया लिम्फेटिक से फैलते हैं। बस ये बात आप ज़हन में रखिए, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं। Am I clear? ये दो रास्ते हैं इनके पास। क्लिनिकल फीचर्स हम इसकी देखते हैं कार्सिनोमा की। एपिगेस्ट्रिक पेन होता है इसमें। इट इज क्वाइट सिमिलर टू पेप्टिक अल्सर पेन बट डिफरेंट इन फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। इट इज नॉट रिलीव्ड बाय एंटासिड्स। अब कोई भी एंटासिड वो इस्तेमाल करता है वो रिस्पॉन्स नहीं करता, चाहे वो गिविस्कान लेता है, चाहे वो डाइजेस्ट एमपी लेता है, जितनी भी सफेद शरबत है वो लेता है, वो उसको रिस्पॉन्स नहीं करता। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। वो कहते उसके हाथ में नशा पर भरा हुआ होगा, ये एंटासिड शरबत, गिविस्कान, डाइजेस्ट एमपी, म्यूकेन, ये सारा उसके हाथ में होगा। H2 ब्लॉकर्स होंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होंगे। कहेगा डॉक्टर साहब ये मुझे कोई फायदा नहीं देते, तो आपने कंसिडर करना है कार्सिनोमा को। ये फीचर है बहुत बड़ा इसका। इनिशियल स्टेज में ये बात है मेरे क्लिनिकल अक्सर ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई इसका सिम्टम नहीं होता। ये बात है इनिशियल। अक्सर जब हमने देखा ना, जब मरीज क्लिनिक में आता है ना और डायग्नोज होता है, तो अक्सर आपका जब 99% हम देखते हैं ना वो एडवांस स्टेज में होता है। इनिशियल स्टेज में ये पकड़ाई नहीं देता। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है जी। आप जो इसका दर्द होगा ना, हम दर्द की बात कर रहे हैं ना, क्लिनिकल फीचर सिम्टम्स में, ये कंटिन्यूस होगा।
वक्फे से नहीं आएगा कि मतलब पीरियोडिक नहीं होगा। ये उल्टी से और खाने से ठीक नहीं होगा। मतलब कोई लोग उल्टी से ठीक होता है उसका दर्द ना, और किसका खाने से ठीक हो जाता है ना, इसका दोनों से मतलब एक जैसा रहेगा। आप कहेंगे कोई उल्टी होती है तो आपका दर्द ठीक होता है, नहीं सर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप खाना खाते हैं कोई अफाका होता है, नहीं जी एक जैसा होता है। आप कोई दवाई लेते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता, दवाई से भी कोई फ़ायदा नहीं होता, राइट, दवाई से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। इसको भूख नहीं होती, एनोरेक्सिया होता है इसको। अब ये एनोरेक्सिया इट इज़ अ कोऑर्डिनल सिम्टम ऑफ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। इट इज़ अ पिक्यूलियर सिम्टम ऑफ, ठीक है जी, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, एनोरेक्सिया। ओके जी, इसका 1 महीना हो गया सर, इसने एक नवाला नहीं लिया, उसको भूख ही नहीं लगती। ये कोऑर्डिनल सिम्टम है कार्सिनोमा का। कोई दवाई रिस्पॉन्स नहीं कर रही, भूख बिल्कुल नहीं लग रही, दर्द ना बिल्कुल वक्फा ही नहीं करता। मरीज वेट लॉस कर रहा है, वजन कम हो रहा है मरीज का। डिस्फेजिया होता है, पेनफुल स्वॉल्विंग होता है। देखें ये सिम्टम्स वेरी करते हैं ना रीजन पे। अब हमने वहां बनाया ना आपको, अगर ये कार्डियक के नजदीक होगा, ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन एपिथेलियल टिश्यू का या इंट्रोएंडोक्राइन सेल्स का, तो डिस्फेजिया नहीं काज करेगा। सिम्टम्स जो होंगे ना वो रीजन के लिहाज से भी तो होंगे ना, या आपने ज़हन में रखना ये बात। अब देखें एक बंदा है, उसका ये इस रीजन पे ना, इधर नहीं, इधर रैपिड इमेच्योर मतलब अनकंट्रोल्ड डिवीजन शुरू हो गई। क्या कर रहा है ये? ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है ना आउटफ्लो को, कर रहा है ना ऑब्स्ट्रक्ट। अब जरा देखिए सिम्टम्स डेवलप करते हैं। मरीज खाना खाता है, ठीक है जी, अब खाना इधर पहुंचता है, रीपेल होता है। अब रीपेल होता है तो क्या हो रहा है? ये उल्टी हो रही है ना। अब इसको उठा के ना उधर अनकंट्रोल डिवीजन कर दो कार्डिया के करीब, डिस्फेजिया क्या करेगा? अब इसको लेके ना इधर ले आ गया जो पैरेटल सेल्स में, इधर अनकंट्रोल डिवीजन शुरू कर दो, हाइपर एसिडिटी होगी। डॉक्टर साहब मुझे ना इधर आग लगी हुई है, हम कहते हैं जी यूफोर्बियम, आज सर आग लगी हुई बेचैनी जी, हम कहते हैं आर्सेनिकम, आज हम कहते हैं फास्फोरस। अभी आपको समझ भी लग रही है कि हम फास्फोरस क्यों दे रहे हैं, हम आर्सेनिकम क्यों दे रहे हैं, यूफोर्बियम में ये क्यों लिखा हुआ है, आर्सेनिकम में ये क्यों लिखा हुआ है, फास्फोरस में ये क्यों लिखा हुआ है। ऐसे बंदा समझ के करता है प्रैक्टिस, और बंदा ऐसे करता है कि सर फला जो है ना वो आर्सेनिकम एल्बम देते हैं, और सर फला जो ये करते हैं, और सर ये उसका नुस्खा है, ये इसका नुस्खा है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल क्वेकरी। तो आप आगे फर्दर देखिए सैकड़ों किस्में हैं कैंसर की, तो आप आगे और काम कर सकते हैं। सीनियर डॉक्टर, हमारे जो सीनियर डॉक्टर उन्होंने बहुत काम किया, जो जिंदा अल्लाह उनको जिंदगी दें और जन्नत आला को जन्नत फिरदौस में अल्लाह मकाम दे। लेकिन आपने नहीं करना अपना कंट्रीब्यूशन, आप समझ के करें कि आर्सेनिकम एल्बम में ये लिखा हुआ है कि इसका जो दर्द है इसके बर्निंग पेन पाया जाता है, फास्फोरस में भी बर्निंग पाया जाता है। अब फास्फोरस जो है हम आपको डीडी देंगे, उसका तरस फास्फोरेट क्वांटिटी ऑफ आइसी कोल्ड वाटर क्यों है, इसका एसिडिटी हाइपर क्यों हो गया। अब नक्सवामी का सीएम हम देते हैं कि डिस्फेजिया खत्म करता है। अब ये क्या कर, डिस्फेजिया क्यों होता है, उसको उल्टी आती है तो केट में सर्फ क्यों करता है, केट में सर्फ क्या करता है, वो ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करता है। अब आपको ऐसे मैकेनिज्म समझ आता है तो आपको कितना मजा आता है प्रैक्टिस में, और आप आगे और कितना काम कर सकते हैं। और आप मेडिका को पढ़ के ना और कितनी दवाइयां वहां से निकाल सकते हैं, रिपर्टरी को पढ़ के और कितनी दवाइयां वहां से निकाल सकते हैं। पूरा लिटरेचर बड़ा पड़ा हुआ है, यकीन करें जो ओल्ड डॉक्टर्स हैं ना उन्होंने बहुत काम किया, लिटरेचर बड़ा पड़ा हुआ है। सिर्फ कंपाइलेशन की जरूरत है, कंपाइल करने की जरूरत है, हमें काम करने की कोई जरूरत, सिर्फ कंपाइलेशन की जरूरत है कि हम किसी भी डिजीज पे काम करके ना उसको कंपाइल कर ले, वहां से काशीराम से, उधर ना कैंट से, उधर ना हियरिंग से, उधर लिपि से, उधर सब ने काम किया हुआ है। आप देखिए गेट पे दवाइयां, बहुत सारी दवाइयां माजूर की दवाइयां हैं सारी,
पूरा होम्योपैथिक लिटरेचर बड़ा पड़ा है, इंडियंस ने इतना काम किया। आपके लिए आपको सिर्फ अपनी कंपाइल ही करना है, ये हम आपको कंपाइल करके दे रहे हैं। समझ आ रही है आपको? आपने काम करना है। होम्योपैथिक लिटरेचर बड़ा पड़ा हुआ है, लोग ने इतना काम किया, यकीन करें हम सोच नहीं सकते कि जितना काम उन्होंने किया। वो सब स्पेशलिस्ट और एमबीबीएस डॉक्टर्स थे सारे। समझ आ रही है आपको? तो आपको कोई मतलब ये कि आपको बेसिक, आप पहले डॉक्टर बने, आपको बेसिक मेडिकल साइंसेस और प्री मेडिकल साइंसेस ये आपको आनी चाहिए। उसके बाद ना आर्गेनन को स्टडी करें, उसके बाद ना मेडिकल और रिपोर्टिव स्टडी करें। यकीन करें आप और काम कर सकते हैं, आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। ये साइंस है, साइंस डायनामिक होता है, स्टैटिक नहीं होता। एक जो साइंस का स्टूडेंट होता है ना, वो बखील नहीं होता। ये बात आप ज़हन में रख ले। अब यहां क्या है, जो सिम्टम्स हैं इसके बाद जो साइंस इसकी आती हैं, ठीक है जी, साइन वेस्टिंग एंड पेलर। अब इसके जो मजीज होता है वो उसका वेस्टिंग होता है, जो उसके मसल्स होते हैं ना स्केलेटन, ये गलते हैं, स्किन पेल हो जाता है। इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, उसको कोई चीज डाइजेस्ट ही नहीं हो रही। मतलब जब कोई चीज उसको डाइजेस्ट नहीं हो रही, उसको हजम नहीं हो रही, मतलब उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, मतलब जब उसका कोई चीज एब्जॉर्ब नहीं होता तो एसिमिलेशन मेटाबॉलिज्म किस चीज का होगा? अब न्यूट्रिएंट्स तो पहुंच ही नहीं रहे, तो उसका एसिमिलेशन ही नहीं हो रहा, जो बदन नहीं बन रहा, तो अंदर रिजल्ट क्या होगा? ये तो रिजल्ट है, ये तो नतीजा है। आप जब देखते हैं तो आप सोचते हैं कि आप कंसिडर करते हैं कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है, कोई रैपिड इमेच्योर, कोई अनकंट्रोल्ड डिवीजन तो नहीं शुरू हो गई अंदर। बस ये आपने देखना होता है। आपने उसको हिस्टोपैथोलॉजिस्ट के पास भेजना है, उसका हिस्टोपैथोलॉजी चेक करना है, बायोप्सी लेके चेक करना है, एक पीस लेके ना एक्सपायर करके, वो पीस लेके ना आपने भेजना है प्रिजर्व करके, उसने उसके अंदर ग्रोथ देखनी है। आप कोई मुश्किल है कोई हिस्टोपैथोलॉजी का टेस्ट जो होता है उसको इंटरप्रेट करना? आप कोई ट्रीटमेंट मुश्किल है? नो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब जब मुश्किल था तो बेस नहीं था आप लोगों का, अब जब आसानी हो गई तो मतलब आपका बेस बन गया है। बेस बन गया। जब बेस होता है ना तो बंदा चीज़ आसान हो जाती है, सिंपल हो जाती है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। जब कोई बंदा कोई काम करता है तो मतलब इफ दे कैन यू कैन, इफ आई कैन यू कैन। लेकिन आपने समझना होता है कि भाई वजह क्या है, आपने ये समझना है, ये जरूरी है। बेस साइन में पल्पेबल लेफ्ट सब क्लेविकल लिम्फ नोड, ये थ्रू लिम्फ नोड स्प्रेड करता है कि नहीं करता? हमने का मेटास्टेसिस पढ़ा ना, मेटास्टेसिस दो रास्तों पे होता है, एक थ्रू लिम्फेटिक्स, एक थ्रू ब्लड, मतलब थ्रू वेसल्स। ऐसा ही है ना? ठीक है जी। अब उसका ये क्या होगा, आप इधर देखते हैं इसको कि पल्प, आप उसको देखते हैं, आप टटोलते हैं इधर, सब सुप्रा क्लेविकल के ऊपर जो लिम्फ नोड लगा हुआ होता है उसको विर्चु नोड्स कहते हैं, विर्चुस नोड्स। आप उसको इधर लेके विर्चु नोड्स साइन पॉजिटिव आप अपना क्लिनिकल नोट्स में लिख दें। एपिगेस्ट्रिक रीजन पे आप उसका पल्पेशन करते हैं ना साइन में, तो आप उसको पल्पेट करते हैं, हाथ से टटोल के देखते हैं तो वो टेंडर करता है, उसको दर्द महसूस होता है। ठीक, आप उधर लिख दें कि एपिगेस्ट्रिक रीजन टेंडरनेस पॉजिटिव। एम आई क्लियर? लिख दें उधर। अब अगर उसका मेटास्टेसिस हो गया है पेरिटोनियम में, गैस्ट्रिक वहां से वो शिफ्ट कर गया, उसका मेटास्टेसिस हो गया, स्प्रेड कर गया थ्रू पेरिटोनियल कैविटी एज वी डिस्कस्ड, हाँ, तो क्या होगा? उधर एसाइटिस पैदा करेगा ना, पानी पैदा करेगा, उधर पानी पैदा करेगा। एम आई क्लियर? लीवर की तरफ जाएगा तो क्या होगा? जॉइंटिस पैदा करेगा। पेरिटोनियम में जाएगा तो पानी पैदा करेगा, लीवर की तरफ जाएगा तो जॉइंटिस पैदा करेगा, और क्या करेगा? लीवर को इनलार्ज कर देगा, तो क्या होगा? दोबारा एसाइटिस, उधर से एसाइटिस डेवलप हो जाएगा। तो आपने किधर से पकड़ना है मरीज को? आपने गैस्ट्रिक कैंसर से पकड़ना है उसको, आपने गैस्ट्रिक कैंसर से पकड़ना है। ओरिजिन ये है,
तो उधर लीवर भी नीचे आएगा, तो उधर जॉइंटिस भी ठीक होगा। समझ आ रही है आपको? आप उधर ना भूख भी लगेगी, उधर वेस्टिंग भी ठीक होगा, उसका कलरेशन जो कंप्लेक्शन है वो भी ठीक होगा, उधर भूख भी लगेगी, दर्द भी नहीं होगा, उल्टी भी नहीं होगी। अब पीछे खास क्या है? अब ये सारे अलामात तो आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस में मिलती हैं। समझ रहे हैं आप? डायग्नोसिस इंतहाई इंपॉर्टेंट है, डायग्नोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन में अक्सर जितना हमारा गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी का सीरीज हुआ वही इन्वेस्टिगेशन यहां भी आपने करना है। मतलब ये मैं आपसे इधर आपको रीड आउट कर देता हूं, गैस्ट्रोस्कोपी एंड बायोप्सी। जब हम वो करते हैं ना एंडोस्कोपी, मैंने आपको बेरियम मील भी समझाया हुआ है, मैंने आपको बेरियम एक्सरे, वो मैंने आपको बेरियम एनीमा भी समझाया हुआ है, मैंने आपको प्रोक्टोस्कोपी भी समझाई हुई है, मैंने आपको एंडोस्कोपी भी समझाई हुई है। वो सारा इन्वेस्टिगेशन ये चूंकि उधर का उसी सीरीज का गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी का, वी आर डिस्कसिंग गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, ये गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में ऑन्कोलॉजी आ गई है सारी। तो हमने सिर्फ मैदे की ऑन्कोलॉजी पढ़नी है, वरना तो ऑन्कोलॉजी तो आप तो बहुत सारे जगहों की मतलब आप उधर कर सकते हैं कैंसर। लेकिन चूंकि हमारा गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में स्टमक कैंसर आ गया तो हमने इसके 4 करना है या 5 किस्में करनी है इसकी। और ये जो 2-3 क्लासें हमने की वो उसकी मेकअप क्लासेस थी। एम आई क्लियर? अब यहां वहां बेरियम मील, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड वही आपने करना है। एम आई क्लियर? ठीक है जी, वही इन्वेस्टिगेशन मैं आपको रेफर करता हूं, ठीक, जो हमने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी सीरीज में जितने भी हमने डिजीजेस आपसे डिस्कस की उनका ट्रीटमेंट हमने डिस्कस किया। उसमें जो हमने आपको बेरियम एनीमा हमने तकसीम किया ना जीआई को अपर जीआई और लोअर जीआई में। लोअर जीआई नीचे से हम चेक करते हैं, नीचे से हम डाई देते हैं तो उसको कहते हैं बेरियम एनीमा। जब नीचे से हम कैमरा डालते हैं तो उसका हम क्या कहते हैं जी? नो कोलोनोस्कोपी, प्रोक्टोस्कोपी। अब ऊपर से एंडोस्कोपी, समझ आ रही? सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, सीबीसी, ईएसआर, स्टूल एच पाइलोरी, स्टूल फॉर ऑकल्ट टेस्ट, ठीक है जी, स्टूल फॉर ओ असिस्ट। समझ आ रही है आपको? एसजीपीटी करते हैं, जिगर को चेक करते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं, ये सारा उधर भी फॉलो होगा। यानी इधर गैस्ट्रोस्कोपी होगा, बायोप्सी भी करते हैं, ठीक है जी, हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट भी करते हैं, बेरियम एनीमा भी करते हैं। सारा इन्वेस्टिगेशन उधर वही लगेगा जो हमने और अभी बता दिया आपको। ये जितना भी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी है सारा ये देखो, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के अपने टेस्ट होते हैं, गायनेकोलॉजी के अपने टेस्ट होते हैं, ऑब्स के अपने टेस्ट होते हैं। समझ आ रही है आपको? सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्सिनोमा ऑफ द स्टमक। थैंक यू वेरी मच।